friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to constitutional law. As you know very well that I have already discussed that when I manage the board system, then I will continue the constitutional classes. In today's lecture, we will start fundamental rights. That is the very important area in the constitutional law. That is also very important for the law aspirants. As you know very well that fundamental rights are very important concept. As when they are violated, then the person can claim his rights और वो जो अपने जो क्लेम को राइट को क्लेम कर सकता है, उसके फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होगा उसकी वजह से वो कोर्ट में जाकर अपना हक ले सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल, फर्स्ट वर्ड इज first word is fundamental, second is rights. These fundamental rights are made from two words. One is fundamental, second is rights. फंडामेंटल को आप क्या कहोगे? जो हमारे मूलभूत हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, इसे आप जो है ह्यूमन राइट्स भी बोल सकते हो। ह्यूमन राइट्स अब आप कहोगे कि मैम फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव किए गए हैं, बट ह्यूमन राइट्स जो है उसका मतलब है कि जब ह्यूमन ने बर्थ लिया, जैसे ही ह्यूमन ने जन्म लिया, उस जन्म के साथ ही उसके राइट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं होते तो आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं थी, आम आदमी के अधिकारों को तुच्छ समझा जाता, उसकी कोई कीमत नहीं समझा जाता। तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट को जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट था। फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से ही लिया गया है और ये जो है यूएसए में ही इसको सबसे ज्यादा डिमांड की गई, क्योंकि जब यूएसए ने फर्स्ट टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो उस टाइम वो भी क्या गुलामी की जो प्रॉब्लम है वो सहन कर चुके थे, और वो भी गुलामी की जब दशा उन्होंने देखी, गुलामों के साथ कैसा व्यवहार होता है, मनुष्य के साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस इल ट्रीटमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर लिया, फंडामेंटल राइट्स को शामिल कर लिया, जो मनुष्य की बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। ये जो ह्यूमन राइट्स को आपको समझ ही गए हो कि ह्यूमन राइट्स क्यों बोला गया, क्योंकि किसी भी ह्यूमन ने जब जन्म लिया बाय बर्थ ये जो राइट्स हैं उसके अराइज हो गए और बाय बर्थ ही उनको इन राइट्स को दे दिया गया, तो इसीलिए इनको ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। बट जब इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो हमने इसे फंडामेंटल राइट की संज्ञा दे दी। और आप ये जानते हो कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और ये एक एक आर्टिकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम किसी भी आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हमें किसी आर्टिकल को छोड़ के चलना है। अगर हम किसी भी आर्टिकल को छोड़ के चलते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है लॉ के एस्पायरेंट्स के अकॉर्डिंग या एक आम आदमी के अकॉर्डिंग, आम जनरल पब्लिक के अकॉर्डिंग भी, वो जो अगर हम इस किसी भी आर्टिकल को छोड़ देते हैं तो हमारे राइट्स का हम खुद ही वायलेशन करते हैं। तो इस फंडामेंटल से रिलेटेड जो है कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको बताना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपसे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। आई होप मेरे को आपको जो ये मेरा बोर्ड सिस्टम है समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये बोर्ड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे जो कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ एक नोट्स हैं जो मैंने सेल्फ नोट्स तैयार किए हैं, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कौन से पार्ट में है, ये पार्ट 3 में है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको इस पर लिखवा रही हूँ ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आप जो है कोई भी अपनी एक ऑथेंटिक बुक को कैरी कर सकते हैं और उस ऑथेंटिक बुक की वजह से आप जो है अपने कंसेप्ट को डीपली क्लियर कर सकते हैं। मैंने जो जब एलएलबी का टाइम था तो मैंने जेएन पांडे की बुक पढ़ी थी, उसके बाद मेरे पास वीएन शुक्ला की बुक भी मैंने पढ़ी है, लेकिन जो जेएन पांडे का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो तो आप जेएन पांडे की बुक को जो है आप ले सकते हैं और उसी बुक के थ्रू आप जो है अपने बेस को और मजबूत कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सेल्फ नोट्स हैं जो मुझे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, और प्री के लिए जो ये टू द पॉइंट जो कुछ टर्म्स है उनको हम कर लेते हैं, कुछ लाइंस है, उन्हीं लाइंस में हमारे प्री के क्वेश्चंस निकल जाते हैं।
फिर कह रहा है कि ये पार्ट 3 में है, मैंने आपको बता ही दिया आर्टिकल 12 से 35 तक है और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये यूएसए से लिए गए हैं, ये आप माइंड में रखिए। और फर्स्ट टाइम जो है पार्ट 3 को कहाँ डिराइव किया गया, जो मैग्ना कार्टा 1212 में लिया गया था, मैग्ना कार्टा आया था, उसके अंदर सबसे पहली बार जो है वो फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया, ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद कह रहा है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिफिएबल भी हैं। जस्टिफिएबल का मतलब है कि ये जस्ट हैं, जस्ट का मतलब उचित है, ऐसा नहीं कि इनको किसी पे थोपा गया है या गलत तरीके से इनको लाया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफिएबल है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए में ये लिया गया था, बट ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छी तरीके से इनको एलाबोरेटरी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको काफी डिटेल में एलाबोरेट कर दिया गया है, काफी डिटेल में लिया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत वाइड हैं और उसके अंदर जैसे जैसे जुडिशरी ने अपना रोल दिया है, जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो है उसको काफी बढ़ाया है, तो वो भी चीज जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये सभी को इक्वल है, इक्वली मिलेंगे, बट इक्वली हेयर डजंट मीन इक्वल राइट्स है। बट आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ हर एक व्यक्ति को ये राइट्स मिलेंगे। सिटीजन और नॉन सिटीजन में आगे ये डिवाइड हो जाते हैं कि जो सिटीजन है उनको कितने राइट्स मिलने हैं और नॉन सिटीजन को कितने राइट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इनको इक्वल तो माना गया है, बट ये कुछ हद तक सिटीजन और नॉन सिटीजन में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, सिटीजन और नॉन सिटीजन की बात करी है कि जो इक्वल राइट्स तो हैं, बट सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए अलग हो जाते हैं। कुछ एक राइट्स है जो हमारे सिटीजन को मिलते हैं, कुछ एक नॉन सिटीजन को भी मिलते हैं। जहां राइट एवरी पर्सन दिया हुआ है, जहां एवरी पर्सन वर्ड यूज होता है, इसका मतलब वो हर एक व्यक्ति के लिए वो राइट है, whether that is citizen और नॉन सिटीजन। अब आपके मन में बात आएगा कि सिटीजन कौन होते हैं। सबसे पहली चीज, सिटीजन वो व्यक्ति होता है जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में रह रहा हो और वो वैलिडली यहाँ की उसे सिटीजनशिप मिली है। मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कुछ चेंजेज आए हैं या जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है 5 से लेके आर्टिकल 5 से 11 तक, उसको मैंने क्लियरली डिस्कस किया है। तो उस सिटीजन के बारे में वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है कि कौन व्यक्ति सिटीजन होता है और किसे आप सिटीजन कहेंगे और किसे आप सिटीजन नहीं कहेंगे। तो आप मेरा वो जो वीडियो है वो भी एक बार सुन लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसका एम क्या था। सबसे पहली चीज, ये सेम वर्डिंग यूज होती है, कई बार आ जाता है सेम वर्डिंग। तो एम क्या है इसका, द एम इज अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कि जो ये जो है फंडामेंटल राइट, इसका मतलब है कि एक लॉ की गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि किसी की सरकार बन गई है तो वो अपना मनमाना करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अपनी मनमानी करेगा तो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो उस मामले में हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वायलेशन कर दिया। और ये जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए राइट्स नहीं है, इसका एम है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, अब बात आती है कि इनका प्री के पॉइंट से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं प्री के पॉइंट से आपको करवा रही हूँ, उसका डिटेल मैंने आपको मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास JN पांडे बुक है तो उससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अच्छे से डिटेल में करवा देती हूँ। उसके बाद क्या है कि मैं आपको लैंडमार्क केसेस भी बता दूंगी, उसकी जो केसेस के रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो आप बुक से कर लीजिए और जहाँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये कहां से कहां तक डील करता है, ये राइट टू इक्वालिटी डील करता है आर्टिकल 14 से 18 तक। सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट है
राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, हमें किस किस चीज़ की आज़ादी मिली हुई है वो सारा का सारा जो है इसमें डील करता है 19 से 22 तक। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट इज डेल्ट अंडर 23 to 24। उससे नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट डेल्ट अंडर 25 to 28। उससे नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, cultural and educational rights that dealt under 29 to 30। उसके बाद बात आती है राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वैसे तो निकल गया है यहाँ से, आर्टिकल 30 में चला गया है, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो जो है आर्टिकल 31 में था, जो अब निकल गया है यहाँ से और अब चला गया है आर्टिकल 300A में। यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट नहीं है। ये जो कंसेप्ट मैं बता रही हूँ आपको ये स्टार्टिंग की है कि स्टार्टिंग में जिस टाइम पर हमें अडॉप्ट किया गया था ओरिजिनली ये जो कितने प्रकार के हमारे राइट्स थे। तो ओरिजिनली ये 7th राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो है आर्टिकल 32। वैसे इसके बाद भी कुछ राइट्स है लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट राइट्स है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स एंड यू हैव टू डिस्कस ऑल द राइट्स इन डिटेल। यू हैव टू स्टडी दीज ऑल आर्टिकल्स इन योर फेवरेट बुक, इन योर ऑथेंटिक बुक दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैंने आपको जे एन पांडे की बुक प्रेफर कर दी है, तो उस बुक में जो है आप सब कुछ देख सकते हो। आज का जो मेरा वीडियो बनाने में मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, वो मेरे सामने खड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड कराने में हेल्प कर रहा है। बार बार मुझे कह रहा है कि मम्मा क्या मैं पॉज करूं, बार बार कह रहा है कि क्या स्टॉप कर दूं। तो मेरे अगर कुछ आपको ऐसे जो लगे साइंस लगे कि मैम ये अजीब से साइन किसको दे रही है, तो मैं मेरे बेटे को दे रही हूँ। वो मेरा काफ़ी कोऑपरेट करता है इस मामले में, और छोटा सा है 9 साल का है, लेकिन वो हमेशा जो इस बात के लिए क्यूरियस रहता है कि आप अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं और मैं आपकी हेल्प करूं। ये जो YouTube चैनल बनाने का प्लान जो था ये मेरे बेटे ने ही मेरे को मोटिवेट किया, और उसी की वजह से आज मैं YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना ये वीडियो जो बनाने में समर्थ हुई हूँ, एक्सपर्ट हुई हूँ। तो अब जो मौजूदा टाइम में अगर आप कहें तो मौजूदा टाइम में ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन, दिस इज डिलीटेड और रिपील्ड। आप कह सकते हो कि रिपील्ड हो चुका है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप इनको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो हम आगे अगला जो इसका कंसेप्ट है उसको हम क्लियरली डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें बेयर एक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेयर एक्ट जो है आप ले लीजिए। अगर आपके पास अब नहीं भी है तो आप जो है मोबाइल या किसी और पर्पज से जैसे आपको लगे कि आप बेयर एक्ट का रीडिंग कर सकते हैं, आप उस तरीके से कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जो जनरल है इसके अंदर। आर्टिकल 12 जो है वो डील करता है डेफिनेशन से। आर्टिकल 12 डील्स विद डेफिनेशन। ये है मेरे पास बेयर एक्ट। आप सोचोगे मैडम ये किस टाइप का बेयर एक्ट है। देखो ये जो बेयर एक्ट है ये पीएम बख्शी का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब ये है 2016 के अमेंडमेंट के बाद का लिया हुआ है, मेरा जो फ्रेश नहीं है ये, बट मैं धीरे जब मुझे लगेगा कि जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं फ्रेश भी परचेज कर लूँगी, लेकिन मुझे अभी कोई नीड नहीं लगती क्योंकि थोड़ा बहुत ही तो कुछ चेंज है उसको तो मैं वैसे भी पीडीएफ के थ्रू भी आपको स्टडी करवा सकते हो। तो आप अगर हो सके तो आप पीएम बख्शी का बेयर एक्ट ले लीजिए अगर आपने नहीं परचेज किया है तो, क्योंकि पीएम बख्शी का जो बेयर एक्ट होता है उसके अंदर काफ़ी अथॉरिटीज़ भी दी होती है, काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, और जो अथॉरिटीज़ दी होती है बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है।
तो मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए दिस डायरेक्ट इज वेरी यूजफुल, और मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जनरल जो यूनिवर्सल का डायरेक्ट लेने से अच्छा है, ये यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग का ही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय PM बख्शी। ये शॉर्ट साइज में है, ये पूरी बड़े बुक साइज में भी आपको मिलेगा, बड़े साइज में। ये तो मैंने वैसे ही, इसमें लेटर्स भी स्मॉल होते हैं, और आप जो अगर चाहते हो कि आप PM बख्शी का डायरेक्ट खरीदोगे तो आप जब बुक के लिहाज से जिसमें बड़े बड़े अक्षरों के साइज होते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप PDF फाइल के थ्रू ही पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रही हूँ कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा इसमें कोई कमीशन है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मेरे खुद का जो पर्सनल व्यू है, मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। और मेरा यही मोटिव रहता है कि जितना कुछ मैंने गेन किया या जो कुछ मैं गेन कर रही हूँ वो एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो अलग मैटर है कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी करें और आप भी, और एक तरीके से आप मेरे कंपटीटर भी हुए, बट कंपटीटर से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप एज ए लॉ एस्पायरेंट अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं और एक विकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो मेरा फर्स्ट एम ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का यही था कि जो विकर सेक्शन से बिलोंग करता है मैं उसकी हेल्प करूं। तो इस तरीके से मेरी यही हमेशा कोशिश रहेगी कि जितना भी हो सके मैं आपको हेल्पफुल और यूजफुल विद गुड नॉलेज आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। तो ये इसलिए मैंने जो PPT का जो सिस्टम था वो मेरे लिए काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि मुझे PPT तैयार करने में घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, और फिर मुझे इस पर लेक्चर बनाना और मैरिड लाइफ में इस बिजी शेड्यूल में इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं शॉर्ट टर्म्स में एक कंबाइन करके आपके लिए अच्छा सा लेक्चर तैयार करके एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे आपको दे सकूं। तो आज जो हमारा जो रहेगी कोशिश रहेगी, जो कंसंट्रेशन रहेगा, दैट इज टोटली डिपेंड अपन आर्टिकल 12 दैट इज डेल्ट अंडर अ डेफिनेशन क्लोज। ये क्या कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, सबसे पहली चीज इसमें टर्म दी है अनलेस द कंटेक्स्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, इसका मतलब होता है एक्सेप्शन, कि अगर कहीं कुछ और अलग से ना दिया हुआ है। ये इसलिए दिया जाता है किसी भी डेफिनेशन में कि मान लो एक जैसे 2 या 3 अगर कोई एक्ट लागू कर दिए गए हैं और यहाँ पर कोई और डेफिनेशन किसी दूसरे एक्ट में दी गई है, तो उस डेफिनेशन को छोड़कर, क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकल और स्पेशल लॉ की, जनरल और स्पेशल लॉ की, जनरल और जो स्पेशल लॉ होता है जब हम उसकी बात करते हैं तो स्पेशल लॉ जो होता है ऑलवेज प्रिवेल आवर जनरल लॉ, ऑलवेज प्रिवेल आवर जनरल लॉ। तो अगर मान लो स्पेसिफिक में कुछ जो स्पेसिफिक या स्पेशल जो लॉ है उसमें कुछ अलग से कुछ टर्म्स दी गई है और यहाँ पर कुछ और है, अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। सबसे पहला हमारा ये वर्ड इसमें दिया हुआ है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें से ये समझ सकते हैं। सेकंड चीज कह रहा है कि द स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होगा, यहाँ पर वर्ड्स हैं इंक्लूड्स, स्टेट में इंक्लूड्स वर्ड आ रहा है। इंक्लूड्स का मतलब है इसमें क्या शामिल होंगे, कोई एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये काफी वाइड डेफिनेशन है। तो इस तरीके से हम इसमें इंक्लूड में क्या क्या शामिल करेंगे, इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। सबसे पहली चीज इसमें आएगी गवर्नमेंट, फिर आता है कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये सारा कुछ इसमें आ गया। उसके बाद कह रहा है कि एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, सेकंड चीज इज लोकल और थर्ड इज अदर अथॉरिटीज। अब बात आती है लोकल की, लोकल में क्या आएगा, लोकल लेवल पर जैसे म्युनिसिपल हो गए, लोकल लेवल पर म्युनिसिपल हो गए और पंचायत हो गया। अदर अथॉरिटीज में कोई भी अथॉरिटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड, मैनेज्ड, फंडेड बाय
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे कि अदर अथॉरिटीज के अंदर वो सारी अथॉरिटीज आ जाएंगी जो अथॉरिटी जो है किसी भी प्रकार से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दी गई थी। तो लोकल अथॉरिटीज मैंने आपको बता दिया, अदर अथॉरिटीज में बता दिया। और इसके बाद जो है इसके रिगार्डिंग जो कुछ एक फिर इसमें कह रहे हैं कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थर्ड टर्म है इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आती है उसके अंदर आप मान के चलिए कि स्टेट्स प्लस में यूटीज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर बात आ रही है कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कह रहा है ये सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं ये कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। अब बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ एक कंसेप्ट है, कुछ एक थ्योरीज हैं, कुछ एक जजमेंट्स निकल के आए थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनको अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो क्योंकि ये वीडियो है आप इसको बार बार रिवाइंड कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और उसके बाद जो आप इसे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर अपने नोट्स इस तरह से बना सकते हो और इनसे ये काफ़ी हेल्पफुल नोट्स बनेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि जो पीपीटी में पूरा डिटेल नोट्स मैं आपको दूंगी वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, ये नोट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो जे.एन. पांडे की बुक या किसी भी ऑथेंटिक राइटर की बुक से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप जो है किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको समझा ही दिया कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, लोकल अथॉरिटी में क्या आ गया और ऑल अदर अथॉरिटी के अंदर जैसे जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है कि जो फंडेड है, जो मैनेज की गई है, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये मान के चलते हैं कि ये सारी अथॉरिटी जो इसमें इंक्लूड है। आर्टिकल 12 जो है वो क्या है, इंक्लूसिव इन नेचर है। आर्टिकल 12 इंक्लूसिव इन नेचर। इंक्लूसिव इन नेचर का मतलब है इंक्लूड वर्ड जहां आ जाता है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड। और जब हम आर्टिकल 12 की डेफिनेशन देखते हैं उसमें इंक्लूड वर्ड दिया गया है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर जुडिशरी इज जुडिशरी इज अ स्टेट। क्या जुडिशरी स्टेट है? आर्टिकल 12 जो होता है वो स्टेट को डिफाइन करता है, डिफाइन स्टेट। और स्टेट में मैंने आपको बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड है या गवर्नमेंट ने जिनकी अपॉइंटमेंट करी है, कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं या कोई पंचायत है, म्यूनिसिपल पार्टी है या कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, कॉलेजेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ फंडिंग दी जाती है, उन मामलों में जो है आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो मानी जाएगी। और जहां जहां गवर्नमेंट का रोल आएगा वो सारी अथॉरिटीज क्या होगी, स्टेट होगी। तो क्या जुडिशरी भी एक स्टेट है? एज यू नो वेरी वेल दैट जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो भी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ही तो उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी जो फंडिंग है वो भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। इसके रिगार्डिंग लैंडमार्क केस है एक रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये जो केस है वैसे तो ये क्या करते हैं, ये जो केस है मैरिज के रिगार्डिंग है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी है जब हस्बैंड वाइफ की मैरिज सस्टेन नहीं कर सकती, हस्बैंड वाइफ की मैरिज में इश्यू हो जाता है, वो कोर्ट में चले जाते हैं। इस मामले में कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया था। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि एक जो ऑर्डर पास किया गया था इससे पहले कोड्या डिस्टिलरीज लिमिटेड स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में एक केस था। ये जो केस आया है ये 2002 का केस है।
सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले केस आया था, दैट इज ऑल्सो ए लैंडमार्क केस, दैट इज खोडिया डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो केस था ये 1994 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि कुछ एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर। तो इसमें ये मैटर था, वो मैटर आप नोट कर लीजिए। वन, इट एक्सरसाइज नॉन जुडिशियल फंक्शन, कि सिंपल सी चीज है कि जब ये नॉन जुडिशियल फंक्शन करेगी तो क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। कि ये दो केस आप नोट कर लीजिए। अगर आपने ये केस नोट कर लिए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताती हूँ कि जो खोडिया वाला केस है उसमें क्या इश्यू अराइज हुआ था और क्या जजमेंट आया था उसके अंदर। जो खोडिया वाला केस था, इधर से मेरी जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, तो मैं इस साइड से आपको थोड़ा करवा देती हूँ। तो ये जो खोडिया का जो केस था, इस केस की मैं बात करी, इसको मैं नंबर 1 बताती हूँ। इस नंबर 1 केस में क्या हुआ था कि जब नॉन जुडिशियल फंक्शन करेगी, नॉन जुडिशियल फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन, बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस जुडिशरी कैन डू। जुडिशियल नॉन जुडिशियल फंक्शन की मान लो जो जजेस हैं वो इंक्वायरी करने गए हैं कहीं पर, या कोई अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग उनकी कोई फंक्शनिंग हो गई है, तो जब नॉन जुडिशियल फंक्शन करेगी दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट, तब तो वो स्टेट है। बट जुडिशियल फंक्शन में वो स्टेट नहीं माने जाएंगे, नो स्टेट। तो इस मैटर में ये कहा गया कि ये जो जुडिशियल फंक्शन करेगी तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल फंक्शन, जो एक्सरसाइज करी गई है जुडिशियल फंक्शंस की, विल हाउएवर नॉट ओकेजन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो उसको जो स्टेट में नहीं माना जाएगा। बट रूपा अशोक के केस में ये बात कही गई कि जो कोर्ट का जो केस है, यानी कि जो ये सेकंड नंबर केस है, इस सेकंड नंबर केस में ये कहा गया, पहले तो इसी केस को रीइटरेट किया गया। रीइटरेट का मतलब होता है कि जो इसमें जजमेंट था वही जजमेंट इसमें है। सेकंड ये बात कही गई कि जो कोर्ट के ऑर्डर है, कह रहे हैं कि नो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड, नो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज चैलेंज्ड। कोई भी कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो केस है रूपा अशोक हुर्रा वाला केस, ये क्यूरेटिव पेटिशन का जो कंसेप्ट है, क्यूरेटिव पेटिशन, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। जब हम आगे पढ़ेंगे रिव्यू के रिगार्डिंग कि जब रिव्यू का रिव्यू होता है दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव पेटिशन, तो उस मामले में भी ये जो कंसेप्ट है क्यूरेटिव पेटिशन का, ये निकल के आया था इसी केस में, रूपा अशोक हुर्रा के केस में। और इस केस के बाद जो है एक इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की जो थ्योरी है वो भी निकल के आई थी। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन यानी कि क्या थ्योरीज निकल के आई थी, तो ये थ्योरीज जो है ये इसमें से निकल के आई है, और एक ये जो थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी जो है इसी केस से निकल के आई है। तो ये केस हमारे लिए बहुत मायने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस केस को आप अच्छे से लर्न के अंडरस्टैंड भी करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट अथॉरिटी है वो अथॉरिटी जो है आर्टिकल 12 की, वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज गर्मी का थोड़ा सा इश्यू भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतना ज़्यादा स्वेट आ रहा है कि जिससे वीडियो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कल का जो लेक्चर होगा आर्टिकल 12 के रिगार्डिंग वो थोड़ा छोटा लेक्चर होगा, उसके बाद हो सका तो हम आर्टिकल 13 को भी थोड़ा सा कर लेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि कल जो है जो अथॉरिटीज़ बची हैं उन अथॉरिटीज़ को मैं पहले से सारा बोर्ड पर नोट कर दूंगी, फिर उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और जो मेरे लास्ट लेक्चर हैं, लास्ट वीडियो है, वो भी आप एक बार प्लीज जो है देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से उसे तैयार कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आप पिछले लेक्चर के बिना ही इस लेक्चर को कवर कर पाएंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, उन लेक्चर्स के अंदर आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक इन डेप्थ नॉलेज उसमें दी गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन लेक्चर को सुन लीजिए, उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितने भी मैं आपको वीडियोस में करवा रही हूँ, जो भी लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उनको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कोरोना का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखिए। एक तो मौसम चेंज हो रहा है और उस वजह से बच्चे जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी स्लो हो जाती है।
इस तरीके से वो जो भी कुछ उनकी डाइट है प्रॉपर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।